हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स एंड इसका लेक्चर नंबर #6C है, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की तो इसका लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि हमारी थर्मोकेमिस्ट्री प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट हो गई थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लिंक गिवन है वहां पे आप चेक कर सकते हैं, ओके, आपको मिल जाएगा। अब देखिए आज की वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, तो ये मैंने टॉपिक्स लिख लिए जो कि आपकी एंथैल्पी से रिलेटेड है, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक्स आएंगे जिनको हमें डिस्कस करना है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, डेल एच, जो कि जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की क्या होगी, एंथैल्पी में चेंज होगा, राइट। तो जैसे पहला मैंने पॉइंट लिखा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब भी कंबशन होता है तो क्या एंथैल्पी चेंज होता है, मतलब एंथैल्पी चेंज का मतलब है कि एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं डेल्टा H नॉट C। इसमें एक टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू, CV जिसको बोलते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है, तो कितनी एनर्जी मतलब रिलीज करता है, ओके, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये होता है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हेसेस लॉ। ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल वे में इसको समझे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज का मेन फोकस हमारा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसको डेल H नॉट A से डिनोट करते हैं। एटमाइजेशन का मतलब है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं गैसियस एटम्स में। एंड इसको हम अच्छे से समझेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो एब्जॉर्ब ही होती है, उसको भी समझेंगे। एंड लैटिस एंथैल्पी, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जो प्रीवियस यूनिट है, आई थिंक यूनिट 3 में हमने इसको डिस्कस किया है, ओके। लेकिन यहाँ पे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंथैल्पी चेंज किसके लिए, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, कि कोई लैटिस होता है, जैसे क्रिस्टल लैटिस है NaCl का, तो जब वो हम उसके अंदर किस तरीके से जब वो टूटता है, ठीक है, अपनी गैसियस आयंस में, कैटायन एंड एनायन में, तो एनर्जी, ओवरऑल क्या एनर्जी होती है वो हम देखेंगे, तो वो होती है उसकी लैटिस एंथैल्पी, ओके। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ये भी देखना है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जब एक अमाउंट हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो एंथैल्पी में क्या चेंज आता है। एंड लास्ट टॉपिक बचता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ओके। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जब सॉल्वेंट में जो सोल्यूट होता है उसमें डिफरेंट अगर हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, मतलब डिफरेंट अमाउंट ऐड करते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है एंथैल्पी पे, ठीक है। तो ये कुल मिला के सारे टॉपिक है हमारे पास। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डेल H फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा H नॉट C। आप C को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मैंने आपको लिखना बताया था, या फिर इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, इनके बीच में भी आप C लगा सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है, देखिए, जब भी कोई 1 मोल कंपाउंड, ठीक है, जब भी कोई 1 मोल कंपाउंड बर्न होता है कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं एयर, तो उसको हम बोलते हैं, उसमें जो हीट चेंज होती है, जो एंथैल्पी होती है, ठीक है, हीट चेंज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, मोस्टली रिलीज होती है, तो उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब 1 मोल हम लेंगे, ओके। तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, कुछ केसेस होते हैं जिनमें एब्जॉर्ब होते हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं है, तो आप यहाँ पे ये ही लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन
1 mole of compound burn or oxidized completely, लिख लीजिए completely in the presence of ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। जब बर्न होता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, अब इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने रिएक्शन के लिए क्या था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए हमने क्या किया था, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरीके से क्या था, ये क्या था, डेल एच ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जब कुछ फॉर्म हो रहा था। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, जब कुछ क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा डेल एच नॉट सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ये उससे जस्ट ऑपोजिट है, माइनस समेशन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला आता है। ओके, सो जो पहला हमारा टर्म है वो आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एच नॉट सी। स्टैंडर्ड है तो हम नॉट लगाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे सी। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके मैं बता देती हूँ, डेल्टा इस तरीके से आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही है। तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब है कि जो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो हीट रिलीज होती है, मोस्टली रिलीज ही होती है, मैंने बोला 99.9% क्या होती है, हीट रिलीज ही होती है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ heat released when 1 mole of compound is burnt, और ऑक्सीडाइज लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, और कुछ भी लिख लेना इनमें से। ठीक है, और कंबस्टेड। ओके, इनमें से आप बर्न लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज लिख सकते हैं, यहाँ पे कंबस्टेड कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन। The amount of heat released when 1 mole of compound is burnt, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज और combusted completely in the presence of oxygen। ठीक है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड है 1 मोल, वो पूरी तरीके से बर्न हो जाए, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाए, या हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से कंबस्टेड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। उसमें जो हीट रिलीज होगी वही होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, तो देखिए इसमें मोस्टली हमने क्या बोला कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज जब भी होती है तो हम डेल एच की वैल्यू क्या लेते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक। जब भी हीट रिलीज होती है इसका मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, डेल एच की वैल्यू। इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखते हैं, मैंने क्या बोला, कंप्लीटली कंबशन होना चाहिए। कंप्लीटली कंबशन का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में,
ये क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। ठीक है, अगर इससे क्या बने, CO बन जाए, तो जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंप्लीटली कंबसन नहीं हुआ कार्बन का, क्योंकि कुछ अमाउंट CO2 भी बनती है। तो अगर हम क्या करेंगे, ये जो CO है इसको अगेन हम क्या करें, ऑक्सीजन से बर्न करते हैं, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन था वो पूरी तरीके से बर्न होके इसने कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया है, ये पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ है। क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि हम जब अगेन इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, बर्न करवाते हैं, तो ये अगेन रिएक्ट करके हमें CO2 देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक कार्बन पूरी तरीके से नहीं जल जाता तब तक इसका कंबशन, हम कंप्लीटली कंबशन इसको नहीं बोल सकते। तो कंप्लीटली कंबशन का मतलब यही है कि कार्बन जो है पूरी तरीके से बर्न हो जाए, वो अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करे, तभी हमें पता चलेगा कि ये पूरी तरीके से कंबस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CO2 की अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं तो ये नहीं होगी। इसका मतलब ये यहाँ पे आके इसका कंप्लीट कंबशन हुआ है। ठीक है, तो हमें चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सिर्फ इतने की, ये लिखा हुआ है कंबशन में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं है। तो जब भी आप समझे कंबशन का अगर आपको कोई टर्म मिले तो इसका मतलब है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे चलिए मैं एक लिखती हूँ यही वाली, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, CO2 फॉर्म होता है। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट कंबशन। इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इन द एक्सेस ऑफ, मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए कि इसका पूरी तरीके से कंबशन हो जाए। तो यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू होती है, डेल एच नॉट सी, वो होती है 393। ठीक है, इसके लमसम होती है किलो जूल पर मोल, इतना कुछ होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास है CH4 मीथेन, इसका कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा एंड वाटर। तो आप एक बात याद रखिए, जितने भी यहाँ पे कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं उतने ही CO2 के यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, मतलब CO2 उतने ही उसके मोल्स बनेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो हमारे पास यहाँ पे एक ही CO2 बनेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से कंबस्ट हो रहा है। अब देखिए जो वाटर के मॉलिक्यूल है इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो CH4, तो ये तो बैलेंस है, CO2 एक कार्बन है तो एक CO2 मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 2 है। ओके, ये भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया क्या, मीथेन का कंप्लीट कंबशन। अगर अगेन आप CO2 को बर्न करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि इसका कंप्लीट कंबशन हो चुका है। जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कार्बन के प्रेजेंट हैं, जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उतने ही यहाँ पे मॉलिक्यूल बन जाएंगे CO2 की। इसका मतलब इसका कंप्लीट कंबशन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें डेल एच C0 की वैल्यू जो होती है वो अराउंड होती है 900 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरीके से ये हम ले सकते हैं। और भी मैं एग्जांपल्स आपके सामने लिख देती हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ ब्यूटेन C4H10। ओके, इसका हम कराते हैं कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, CO2 प्लस वाटर प्लस जो भी एनर्जी है, एनर्जी बोल सकते हैं या फिर हम हीट बोल सकते हैं, जो भी रिलीज होता है उसको हम प्रोडक्ट में ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, मतलब जो डेल एच होगा, और डेल एच भी लिख सकते हैं, तो उसको अगर यहाँ पे ऐड कर रखा है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स में अगर ऐड करके रखा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू, डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, समझ पा रहे हैं, जब भी प्रोडक्ट में ऐड होती है अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब डेल एच क्या है, नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे क्या है, कंबशन, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से बैलेंस करना है, तो आप एक बात याद रखिए, जितने आपके पास कार्बन की एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे C4 है, मतलब कार्बन के 4 एटम्स हैं, राइट, तो जो CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, तभी क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होता है। ओके,
अब हम कर लेते हैं इसको बैलेंस। तो ये हो गया 4 CO2, तो इसमें ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 2, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो गए 10। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे कितने हैं 8 एंड 5 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2 8, ओके। O2 है नहीं, इसलिए 13/2 हो गया। ओके, बैलेंस करना आपको आता होगा। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H की जो वैल्यू होती है, डेल्टा H0C की वैल्यू, तो वो होती है, मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ, ये होती है अराउंड 2657 इसके अराउंड होती है किलो जूल पर मोल। इस तरीके से ऐड करके अगर दी हुई है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा H0C इज इक्वल टू -2657, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 26 ठीक है, बट यहाँ 57 आई डोंट नो कितना है, लेकिन ये इस तरीके से इसकी वैल्यू है। तो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आई होप आप उस चीज को समझ पाए होंगे कि जब भी प्रोडक्ट में जो एंथैल्पी चेंज है ऐड कर रखा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक मोल रिएक्शन होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, तो जो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस तरीके से होती है, जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या करता है, बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, पता है आपको, वाटर बनेगा, ओके, एंड क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी। तो मैं इसको सॉल्व कर दूं, आप साथ साथ नोट करते चलिए, एंड क्या होगी, डेल H0C, मतलब कुछ एनर्जी यहाँ पे बनेगी, ओके। तो मैं एनर्जी भी लिख सकती हूँ, ओके, यहाँ पे हीट रिलीज होगी। तो अब देखिए इसको हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे कार्बन 6 है, तो मैं 6 CO2 कर लूंगी, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे कितने हो गए 12, एंड ये हाइड्रोजन को करते हैं पहले, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 12 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 12 करना है तो 6 प्लस, देखिए यहाँ पे 6 हम कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से बैलेंस हो चुका है। देखिए यहाँ पे 12 हो गए एंड 6 कितने हो गए 18, तो यहाँ पे 12 एंड 6 18, ओके। तो ये हमारी बैलेंस हो गई है। इसमें जो डेल H0 है, इसकी वैल्यू, डेल H0C, इसकी वैल्यू होती है अराउंड 2802, ठीक है, इतनी होती है, आपकी बुक में इतनी दी हुई है किलो जूल पर मोल, या फिर हम इसको -2900 भी काफी जगह आपको लिखी मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी जब कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा इजी होता है इस तरीके से लिखना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आया कंबशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला समझ में आया, ओके। तो अब इसी के बेस पे हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलोरीफिक का वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। नेक्स्ट हेडिंग, कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको CV भी बोलते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 gram of substance is burnt। जब भी कोई 1 ग्राम सब्सटेंस बर्न होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, कितनी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वही होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए इसका मतलब क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि कौन सा जो फ्यूल है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, या फिर फ्यूल लिख लेते हैं हम, अगर फ्यूल की बात कर रहे हैं तो फ्यूल इज बर्न। तो जब 1 ग्राम फ्यूल जलता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो हो जाएगी उसकी
कैलोरीफिक वैल्यू। रिलीज क्या है, आप अगर प्रोड्यूस लिखते हैं तो भी सही है, ठीक है। मतलब जब कोई भी 1 ग्राम फ्यूल जलता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, जैसे यहाँ पे क्या लिया है हमने 1 ग्राम। अब देखो मैंने कार्बन का एक एग्जांपल लिया था CH4, ठीक है, मीथेन। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास C4H10, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं लेती हूं जैसे ग्लूकोज C6H12O6 एंड इसको बर्न कराती हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ठीक है, इनको भी मैं आप रिएक्शन देख लेना, अभी पीछे करवाई है किस तरीके से है। तो देखिए जब हम इनको बर्न कराते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम इनको बर्न कराते हैं हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओके। इसमें भी जो प्रोडक्ट बनते हैं आप लिख लीजिए। तो इसमें हमने देखा था CH4 में अबाउट 900 किलो जूल पर मोल थी, इसके अंदर थी अबाउट 2657 किलो जूल पर मोल एंड इसमें कितना था, ग्लूकोज में था अराउंड 29, इतना लिख रही हूं मैं, 00 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। तो डेल H की वैल्यू है माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सा फ्यूल बेटर होगा। अगर हम इसकी बात करें, मतलब ये तो फ्यूल नहीं हो सकता क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये भी एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर तो फ्यूल ही है, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ओके। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो किसमें एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर हम पर ग्राम की बात करें। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है, सेकंड नंबर पे इसमें हो रही है एंड थर्ड नंबर पे इसमें हो रही है। लेकिन हमने क्या लिखा है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि 1 ग्राम जब जलता है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। 1 ग्राम, यहां तक समझ में आया कि जब 1 मोल, जब हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं, जब ये बर्न करता है तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है या फिर रिलीज होती है, इतनी मतलब इसकी एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ओके। अब अगर हम बात करें 1 ग्राम की, देखिए इसको हाईलाइट करके बताया है, 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे। तो जो मोल्स हैं, 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब 1 मोल CH4 बर्न करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है -900 किलो जूल, ओके। जब कितने, इसमें कितने ग्राम होंगे देख लेते हैं। जैसे CH4 है तो 1 कार्बन का होता है हमारे पास, मोलर मास देख रहे हैं कि 1 मोल में कितना मास होता है। तो CH4 में 1 कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 है तो +4, तो ये हो गया 16 ग्राम्स। 1 मोल में इतनी होती है, इसका मतलब 16 जो ग्राम्स हैं CH4 की, तो उसमें कितना हो जाएगा -900 किलो जूल, ये हो गया। तो इसके लिए जब हम क्या करें, 1 ग्राम ले लें, 1 ग्राम CH4 जब बर्न करेगा तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसको डिवाइड कर देंगे 16 से, ओके। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये हो जाएगी -5.6.25, ठीक है। लमसम इतनी ही आएगी 56.25, ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे कि जब 1 मोल बर्न होता है, 1 मोल क्या है C4H10 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है -2657, ओके, इतनी है किलो जूल पर मोल। तो इसमें इसके जो ग्राम्स हैं वो देख लेंगे कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं C4H10 में। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 कार्बन के कितने होते, 12 4 जा 48,
प्लस 10, ठीक है, ये हो गया 58 ग्राम्स। तो हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 58 ग्राम्स अगर बर्न होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, जो 1 ग्राम बर्न होगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 58 से, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड मैंने कैलकुलेट कर रखी है 45 पॉइंट समथिंग होती है, 45 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम सेम इसी तरीके से इसके लिए देख लेंगे ग्लूकोज का। जब एक मॉलिक्यूल बर्न होता है, ठीक है, पूरी तरीके से, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो 1 मोल के लिए कितना होता है, 1 मोल के लिए हो रहा है 2900 किलो जूल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ग्राम्स निकाल लेते हैं, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। 1 मोल का मास मतलब मोलर मास, तो ये कितने हो गए 6 × 12, तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस ये 6 है, सॉरी C6H12 और 6, ओके। सो ये हो जाएगा 96, ओके, 96, तो ये आ गया 180 ग्राम्स। तो देखो 1 मोल के लिए इतना है, तो मतलब इसमें 1 मोल में कितने ग्राम्स हैं, 180 ग्राम्स में एनर्जी रिलीज हो रही है माइनस 2900। अगर हम 1 ग्राम की बात करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 180 से, ओके, तो ये अराउंड आएगा 16, ओके, -16। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है। इसकी वैल्यू आ रही है -5625, ठीक है। इसमें आ रही है -45, ओके, पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 0.8 कुछ भी, एंड इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है -16 किलो जूल पर ग्राम, ओके, किलो जूल पर ग्राम। तो अब आप बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जब मीथेन का 1 ग्राम जलता है तो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, हैं? और जो C4H10 है अगर वो जलता है तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, 45.8 किलो जूल पर ग्राम। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि किसकी हीट ज्यादा है, ऑब्वियसली CH4 की है, मीथेन की है। तो जो अच्छा फ्यूल होगा, इसी से ये डिसाइड करते हैं कि जो अच्छा फ्यूल होगा वो कौन सा होगा, CH4, कि जो 1 ग्राम जलने पे ही कितनी हीट दे दे, इतनी दे दे, ठीक है। C4H10 दिखने में काफी भारी भरकम है ना। C4H10 काफी बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर देखें तो 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 एटम्स हैं कार्बन के, लेकिन ये अगर 1 ग्राम हम जलाते हैं तो इतनी हीट देता है, ठीक है। ग्लूकोज तो बहुत कम देता है इनके कंपैरिजन में। ओके, समझ में आया। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या हो जाएगा कि जो कंबशन की हमारे पास क्या आई थी, हीट आई थी, हीट ऑफ कंबशन आया था, तो हमने क्या किया था, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया था। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया del H0C अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं del H0C अपॉन m, ये क्या है, मोलर मास। ओके, तो इस तरीके से हम कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, हैस लॉ। हैस लॉ, लेकिन इसको समझने के लिए आपको समझना होगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो आपके बुक में गिवन है। उसकी वजह से आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बताऊंगी। क्या है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसको हम बाद में समझेंगे।
ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बेस पे ही ये समझ में अच्छे से आएगा। आपने फॉर्मेशन समझ लिया, कंबशन समझ लिया, अब हम क्या समझेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये क्या होती है। अब देखिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन का वही मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी, ओके, कैसी केमिकल रिएक्शन होगी, बैलेंस्ड होगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन, ओके, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। एंड बैलेंसिंग के लिए जो हम क्या यूज करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम क्या नाम देंगे, मोल्स। कि जैसे हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ये है मान लीजिए A प्लस B। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन ही बता देती हूं कि जैसे हमारे पास है NH3 N2 प्लस H2 क्या बना रहा है, 2NH3। ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है। अब ये कैसी है, केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्रोपोर्शंस हैं, ठीक है, वो एक फिक्स अमाउंट में मिलके फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। बैलेंसिंग का तो मतलब समझते हैं कि कोई चीज का जो प्रोपोर्शन है वो हम फिक्स लें कि उसका जो सही प्रोपोर्शन बने प्रोडक्ट का वो क्या होगा। तो वो एक तरीके से बैलेंसिंग होती है कि जितने यहाँ पे रिएक्टेंट हैं उतने ही वहां पे प्रोडक्ट्स के एटम्स हमें मिलेंगे। ओके, तो ये होना बहुत जरूरी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो। ओके, एंड जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मोल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, मोल्स। थोड़े से अच्छे से लिखते हैं, क्या है, थर्मो केमिकल इक्वेशंस। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन ही पढ़ते आ रहे हैं अब तक, ठीक है। थर्मोकेमिकल का मतलब क्या है, थर्मो मींस हीट, हीट जो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड होनी चाहिए। कौन कौन से पॉइंट लिखूंगी मैं यहाँ पे, बैलेंस्ड होगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट चाहे आप नोट भी कर सकते हैं। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि जब हीट रिलीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो इनमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला कि ये क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो हमने एग्जांपल लिया N2 प्लस 3H2, ये मिलके बनाते हैं 2NH3। इसको हम कैसे बढ़ सकते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ओके, ये फॉर्म होता है। तो ये बैलेंस्ड है, मतलब जब हम 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो 3 मोल हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा एंड देन 2 मोल्स हमारे पास क्या बनेंगे, अमोनिया के बनेंगे, NH3 के बनेंगे। तो बैलेंसिंग का मतलब पता चल गया कि फिक्स अमाउंट लेंगे। अगर हम क्या करें, इनमें अगर हमें क्या करना पड़े तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, जो इनके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे N2 के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है, ठीक है। तो ये क्या है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, जो भी नंबर लिखे हुए हैं इनके आगे, इनको हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स, ठीक है। सो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनको हम बोलेंगे मोल्स, ठीक है। इनको हम मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इनको मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे। इतना समझ में आया। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी जैसे हम कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बनाने हैं, कुछ लड्डू बनाने हैं, ओके, तो आप बना रहे हैं सिर्फ एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए। मान लीजिए आपको 2 लड्डू बनाने हैं, ओके, 2 लड्डू बनाने हैं, तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा कि कितना आप सामान लेंगे, कितना आप उसमें बेसन लेंगे, कितना उसमें शुगर लेंगे, कितना ऑयल या फिर घी लेंगे, तो उसका एक फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपने एक आदमी के लिए आपने क्या किया, लड्डू बना दिए। अगर आपको बोला जाए कि आपको लड्डू बनाने हैं 10 लोगों के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसी अमाउंट को मतलब 10 गुना बढ़ा देंगे,
ठीक है, मतलब 10 गुना बढ़ा देंगे तो वो एक फिक्स अमाउंट आपके पास आ जाएगा कि आपने इतने लोगों के लिए लड्डू बना दिए। ओके, अगर आपको क्या करना हो कि उसको हाफ करना हो, ठीक है, जो आपने शुरू में जो क्वांटिटी बनाई थी उसको भी हाफ करना हो, एक ही लड्डू बनाना पड़े, तो आप क्या करेंगे, उसी जो आपके पास प्रोपोर्शन है उनको हाफ कर देंगे, सारे प्रोपोर्शन को हाफ कर देंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ पे जैसे मैंने ये केमिकल इक्वेशन लिखी, ठीक है, तो इसके अंदर अराउंड 91 पॉइंट समथिंग है, तो मैं 92 लिख लेती हूं। ओके, 92 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास हीट क्या हो रही है, रिलीज। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर हीट रिलीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी, माइनस साइन लगाऊंगी। ओके, माइनस साइन लगाऊंगी, मतलब मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, डेल एच क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 92 किलो जूल हो जाएगा पर किलो जूल। ओके, किलो जूल, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो इनकी जो स्टेट्स हैं वो भी हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। इसकी आप डेफिनेशन आप बुक में भी देख सकते हैं एंड मैं आपके पास मेंशन भी कर दूंगी, तो आप देख लेना कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि उनकी जो भी हमारे पास कंपाउंड है उनकी फिजिकल जो स्टेट्स होती हैं वो भी मेंशन करनी है एंड साथ ही साथ हमें क्या करना है कि इनके जो मोल्स हैं वो भी करेक्ट लिखने हैं, इनको बैलेंस करके किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। इसमें से जो एनएसी रिलीज हुई तो वो हमने लिख ली कि मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया बने तो उसमें हमें ये प्रोपोर्शन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का रखना था, तो इसमें ये हीट रिलीज हो रही थी, मतलब इसकी एंथैल्पी जो है वो ये है, एंथैल्पी चेंज ये है। ओके, अब अगर मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ 1 मोल बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे 1 मोल बनाना है तो मैं क्या करूंगी कि इनके प्रोपोर्शन भी उसी अमाउंट में कम कर दूंगी। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, इतने से मुझे 2 लड्डू बनाने हैं तो मैं ये करूं। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस कर रही हूं। अगर मुझे 1 ही लड्डू बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसका हाफ कर दूंगी। ठीक है, और जब इसका हाफ करूंगी तो इसका मतलब जो रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसको भी मैं हाफ करूंगी। ठीक है, मेरा मेन मीनिंग यही है कि आप इस चीज को समझें। देखो, अगर मुझे क्या करना है, इनके प्रोपोर्शन को हाफ करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ अमोनिया आ जाएगा कि नहीं, N2 गैसियस प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। ओके, सो 3/2 H2 गैस, ये मिलके क्या बनाएंगे 1, क्योंकि 2/2 क्या हो जाएगा 1 NH3 गैस। ओके, तो जो डेल H होगा हमारे पास उसको भी हम क्या करेंगे, 92 को भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 माइनस 46 किलो जूल हमारे पास ये आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस चीज को समझे आप कि जब अगर हमें इसको हाफ करना है तो हमें इसको भी हाफ करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर मैं क्या करूं, मुझे इसके 4 मोल्स चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, इसके 4 मोल्स चाहिए, 4 मोल ऑफ अमोनिया चाहिए। ओके, मतलब मुझे जो लड्डू है इसके डबल चाहिए, जो ये अमाउंट है इसके डबल चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके डबल हो जाएंगे। ओके, सो 2N2 गैसियस प्लस 3 × 2 क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिख लेती हूं, कंफ्यूज नहीं होना, H2 क्या बनाएंगे 2 × 2 NH3। ओके, तो ये 2 × 3 क्या हो गया 6H2, ये कितना हो गया 4H2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डेल H है उसको भी मैं क्या करूंगी, इसका अमाउंट डबल किया है ना हमने, पहली वाली रिएक्शन का अमाउंट डबल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, 92 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड 9 2 जा 18। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, if we multiply or divide chemical reaction or equation by
any number, then we will multiply or divide the enthalpy change del H also। मतलब अगर हमें इसको डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो जो एंथैल्पी चेंज होगी सेम उसी तरीके से उसके साथ भी मल्टीप्लाई या फिर हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है 3 पॉइंट। अब 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, अमोनिया बनाया है। अगर हम क्या करें, अमोनिया को तोड़ दें, डिसोसिएट कर दें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, इफ क्या करते हैं रिवर्स रिएक्शन, देन क्या होगा, देन डेल H साइन ऑल्सो रिवर्स्ड, मतलब उसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, हम इसी को लेकर चलते हैं। जैसे 2 मोल ऑफ NH3 है, ठीक है, इसको हम पलट देते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 NH3 से हम बना रहे हैं N2 गैस, ये आप लिख लेना, प्लस 3 H2 गैस। तो क्या होगा, जो डेल H के हमारे पास वैल्यू थी, ये थी माइनस 92 किलो जूल। तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या कर देंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स बना दिया। रिवर्स करने का मतलब ये है कि हम क्या कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, मतलब उलट देंगे इसको पूरी तरीके से, तो ये हो जाएगा प्लस 92 किलो जूल। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो हेस लॉ के जो भी ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। पहला, अगर हम पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें क्या करना पड़े, किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़े किसी भी नंबर से, तो उसके साथ में जो डेल H की वैल्यू होगी उसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, राइट। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जो साइन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको हम क्या ले रहे हैं, मोल्स मान रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं हेस लॉ क्या कहता है। हेडिंग डाल लीजिए, हेस लॉ। हेस लॉ, देखिए सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि हेस लॉ जो है वो क्या कहता है, सिर्फ यही बात बताता है हेस लॉ कि जो डेल H है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन, अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो डेल H है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होने का मतलब क्या है कि जो एंथैल्पी चेंज होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लूं कि जो एंथैल्पी चेंज डेल H, ओके, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स only on the states of the system। ठीक है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, only on final and initial states। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि जो हेस लॉ है वो सिर्फ ये बताता है कि जो डेल H है, जो भी हीट रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। तो जो एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस होता है कि कोई एक स्टेट से हमारा सिस्टम दूसरे स्टेट में जाता है, तो कोई प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो जब प्रोसेस हो रहा है एक स्टेट से हमारा सिस्टम दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब एंथैल्पी चेंज होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल एंड जो हमारी फाइनल स्टेट होगी उसके ऊपर। ठीक है, कि जो जिस स्टेट में था एंड जो नेक्स्ट स्टेट में किसी भी स्टेट में गया, फाइनल जो हमारी स्टेट होगी उसके ऊपर। हमें नहीं पता कि वो किस पाथ से गया है, ठीक है, तो वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होगी
कौन, डेल एच की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ओके, तो अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़े तो समझ में आएगा। जैसे आप अभी हैं, स्टूडेंट हैं, राइट, तो आप अपनी मेहनत करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, कोई भी वे अपनाते हैं कि आप पूरी रात जागते हैं या फिर दिन में पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, किस वे में, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप कहां से कोचिंग ले रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अब आप स्टूडेंट हैं और 1 साल बाद आप क्या करेंगे, डॉक्टर बनेंगे या फिर कोई इंजीनियर बनेगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है, वो आपकी फाइनल स्टेट होगी। ये आपकी इनिशियल स्टेट है एंड वो आपकी फाइनल स्टेट होगी। अब उसके पीछे जो प्रोसेस है वो कुछ भी हो सकता है, कोचिंग हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है या फिर ऑनलाइन वीडियोस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी वो स्टेट हो सकती है, मतलब वो पाथ हो सकता है। पाथ आपको नहीं पता, सिर्फ आपकी इनिशियल एंड आपकी फाइनल स्टेट ही क्या बताएगी, आपकी एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ है। समझ पा रहे इस चीज को? ओके, तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। It states that the enthalpy change during the process is only depend on the final and the initial state. It is independent on the path of the process. Enthalpy change during the process is only depend on the final and the initial state of the system. It is independent on the path of the process. कि जिस प्रोसेस के थ्रू कोई सिस्टम जा रहा है तो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, उसकी फाइनल एंड इनिशियल स्टेट के ऊपर। तो हमारा सिस्टम है, मान लीजिए इस स्टेट में, मान लीजिए स्टेट है हमारे पास ए, ठीक है, तो ये जाता है बी में, यहाँ पे हमारी स्टेट है बी। ये जाने का मतलब ये कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो इसके दौरान जो भी डेल एच होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ए एंड बी के ऊपर। ओके, अब आप ए बी के ऊपर, जैसे मतलब एंथैल्पी चेंज यहाँ पे हुई डेल एच, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करिए, ये हमारी इनिशियल हो गई, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। ओके, तो अगर आप कैसे जाते हैं ए से बी, अगर आप ए से बी जाते हैं, पहले आप जाते हैं सी पे एंड देन आप जाते हैं किस पे, बी पे। ओके, तो मान लीजिए ए से सी जब आप गए किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी रास्ते के थ्रू गए, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए डेल एच है हमारी 1। ओके, अगर आप सी से बी जाते हैं तो डेल एच है हमारी 2, मतलब एंथैल्पी में चेंज हुआ इतना। तो कहने का मतलब यही है, हमें नहीं पता कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, हमारे मतलब जो बात है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन कि आप पहले यहाँ थे और अब आप पहुंच गए यहाँ पे, बस उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जो एंथैल्पी चेंज होगी ना वो सिर्फ इतनी ही होगी, चाहे आप कहीं से घूम के आ जाओ, ठीक है। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं, मान लीजिए ए से गए आप, मान लीजिए 1 लिख लेती हूँ, ठीक है, 1 पे गए, 1 से गए आप 2 पे, 2 से गए आप 3 पे, ठीक है, स्टेट्स हैं, एंड 3 से गए आप कहाँ, बी पे। ओके, तो इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे डेल एच है डेस 1, डेल एच 2, 3 डेस एंड यहाँ पे डेल एच है हमारी 4 डेस। ओके, इस तरीके से तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या होगा, सिर्फ डेल एच होगा। देखिए लिख के देखते हैं कि ए से हमें जाना है बी पे। ओके, ए से बी पे जाने पे जो डेल एच की वैल्यू है वो मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है हमारी डेल एच की वैल्यू। ओके, तो अगर हम किस रास्ते से जा रहे हैं, हम पहले मान लीजिए गए ए से सी, इसको अच्छे से समझना, ए से गए हम सी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमारे पास हो गई एक रास्ता। ओके, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो
ए से सी पे जाएंगे तो डेल एच 1 हो जाएगा। अब सी से हमें जाना है, सी से जाना है बी पे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेल एच 2 आ गया। तो जो ओवरऑल जो हमारे पास हीट आएगी, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, ए से बी में जाने पे जो होगा वही होगा। कैसे, क्योंकि इसमें देखना जो भी रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट, उसमें जो कॉमन चीज होती है ना, उसको आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी से सी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ पे क्या बचा बी। ओके, तो ए से बी पे जाने पे क्या हो जाएगा, अगर हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल H1 प्लस डेल H2। इनको हम ऐड करें तो आपको पता है ए टू बी जाने पे क्या होगा, यहाँ पे डेल एच, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डेल एच की इक्वल। इस बात को समझ गए आप, इस बात को समझे कि आप किसी भी रास्ते से चले जाओ कोई मैटर नहीं है, क्योंकि फाइनली देखिए ए से बी इसके इक्वल ही आपकी एंथैल्पी होने वाली है। तो हम इनका अगर सम कर देते हैं, इन एंथैल्पीज का सम करेंगे तभी तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हमारा ये जो है डेल एच की वैल्यू डिपेंड किस पे करिए, ओनली फाइनल एंड इनिशियल स्टेट के ऊपर। ओके, अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो भी देख लीजिए, पहले गए हम ए से कहाँ पे, 1 पे, ठीक है। अब 1 से गए हम कहाँ पे, 2 पे, 2 से कहां पे गए, 3 पे, यही है। एंड 3 से हम कहां पे गए, बी पे। अब आप देखो, अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ओके, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो इनकी जो ये है एंथैल्पीज वो भी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हम डेल एच ए से बी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डेल एच है, सीधा सा पता है आपको। अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो डेल एच 1 डैश, डेल एच 2 डैश, डेल एच 3 डैश, डेल एच 4 डैश, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ओके, डेल एच 4 डैश। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, बचा ए एंड बी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, ए से बी। तो क्या हो जाएगा, इसकी एंथैल्पी को हम जोड़ रहे हैं तो ये तो सारे कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या है, ए से बी। ओके, तो इसके लिए डेल एच होती है, तो इनको सम करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल एच किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एच 1 डैश प्लस डेल एच 2 डैश प्लस डेल एच 3 डैश, ओके, प्लस डेल एच 4 डैश। मतलब जितनी भी एंथैल्पीज हैं, जितनी भी स्टेप्स में हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उनकी एंथैल्पीज को जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई एक स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन हमने एक स्टेप में की, इनिशियल से हम फाइनल पहुंच गए जंप करके। अगर हम क्या करें, स्टेप वाइज चल रहे हैं, रुक रुक के जा रहे हैं, तो इनमें एंथैल्पी चेंज आएंगे, बीच बीच में जो गैप्स आएंगे, तो उन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल हमारे पास ये पहुंच जाएगा कि इनिशियल से हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। तो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल से हमें फाइनल पे जाना है, तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो यही रहनी है। जब ये होगी इसका मतलब इन सबको जोड़ देंगे तो वो इसके इक्वल ही आनी है। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स, जिनके थ्रू आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं कोई एग्जाम्पल लिख लेती हूँ।